चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, जो भी संगीत शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ खास सिलेक्टेड प्रश्न जो है वो लेकर के आए हैं। तो जो टॉप MCQ जो है उसको हम लोग अब फटाफट से देखेंगे बिना समय गवाए हुए, है ना। तो पिछले दिन इस सीरीज में जो हम लोग 30 क्वेश्चन का बनवाते हैं उसमें 15 क्वेश्चन जो है वो आप देख चुके होंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन पिछले सीरीज में आप सॉल्व किए थे कि अदा के लिए संस्कृत ग्रंथों में हेला जो है वो शब्द का कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। आइए यहां से फटाफट से 16 से 30 यानी 15 इंपॉर्टेंट जो है वो आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आप देखेंगे और आपको महसूस करना है कौन सा क्वेश्चन है, क्या है, नहीं है, और लास्ट में स्कोर भी देना है आपको कि कितना आपका सही हो रहा है। तो एक एक क्वेश्चन पे आपकी नजर होनी चाहिए। बताएंगे न्यास स्वर कितने हैं, 21 है, 25 है, 63 है या फिर 72। फटाफट से सोचेंगे कि न्यास जो स्वर है, इस न्यास स्वरों की संख्या जो है वो कुल कितने हैं। तो न्यास स्वरों की संख्या की बात कर लेंगे तो न्यास स्वरों की संख्या जो है वो 21 हो जाएगा, है ना। न्यास स्वरों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम हमें दे दीजिए। न्यास स्वरों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, तो जनाब 21 हो जाएगा, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है और बहुत हल्का और इजी है। हर तरह का प्रश्न आएगा, हर तरह के आपको चीजें समझने सुनने के लिए मिलेगा और ये क्लास आपको जरूर ऊर्जावान बनाएगी। कम समय में आपके बहुत ज्यादा एनालिसिस और तमाम तरह के जो है वो रिवीजन आपको होंगे। नत्थन पीर बख्श का नाम तो सुने होंगे आप लोग, किस राजा के राजाश्रय में थे। तो नत्थन पीर बख्श जो है वो आपको हम पहले भी बताए थे, शायद एक क्वेश्चन रिपीट होगा और नहीं तो जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में, यानी जो मध्य भारत का हिस्सा मध्य प्रदेश है, वहां मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है वही पास में पहले एक राजा का शासन होता था जिसका नाम है दौलत राव सिंधिया। याद रखेंगे, उन्हीं के दरबार से संबंधित थे जिनका नाम नत्थन पीर बख्श है। और यही नत्थन पीर बख्श जो है वो आगे चल करके एक घराना, संगीत में घराने की शुरुआत करते हैं जिसे कहते हैं ग्वालियर घराना। और ये ग्वालियर घराना तराने के लिए, ख्याल के लिए काफी पुराना घराना माना जाता है, ठीक है। ये ग्वालियर घराना है और ये नत्थन पीर बख्श इसके जन्मदाता है। आगे जिस तरह से प्रश्न आएगा तो इनके ऊपर में और हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए सही जवाब दौलत राव सिंधिया हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, कई जगह सिंधिया, कई जगह सिंधिया, तो वो आपको घबराना नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है लोकेट की वो इलाका जहां के ये राजाश्रय इनको पहले मिला था, तो ये याद रखना है कि ये भी ग्वालियर के आसपास का ही क्षेत्र है, ठीक। चलिए, प्रश्न है कि किस नृत्य को सीखने के लिए शिक्षार्थी जो होते हैं वो कलारी नामक शारीरिक संस्थान में प्रवेश लेना पड़ता है। तो ये कौन से नृत्य में इस तरह का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम लाजवाब सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। मोहिनी अट्टम से, कुचिपुड़ी से, कथकली से, उपर्युक्त में से एक से अधिक, मतलब एक से ज्यादा सही हो सकता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। फटाफट से आपको यहां बताने हैं। देखिए, दक्षिण भारत के कुछ अगर बात कर लेंगे तो कुछ शास्त्रीय नृत्य है और कुछ जो है वो आपका लोक नृत्य है। ये दोनों नृत्यों को आपको ध्यान में रखना है ना। तो आपको बस बैच में जब अभी नहीं हुआ है, जब वहां पे आपको नृत्य से संबंधित बातें पढ़ाई जाएगी तो सब बताएंगे कि कौन ऐसा संस्था है जो शास्त्रीय संगीत को दर्जा देता है, किसको हटाया गया है, किसको शामिल किया गया है, वर्तमान में कितने शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, ये सब की बातें हम लोग करेंगे, है ना। तो बहुत कुछ वहां पे हम लोग देखेंगे। आप कथकली कुछ भी पढ़ते होंगे तो किस मुद्रा को दिखाता है, कैसे क्या होता है और सवाल कहां कहां से आते हैं, सारा कुछ। लेकिन एकदम बेसिक जो फैक्ट्स है जो जुबान पे होना चाहिए, आप थियोरिकल उस तरह से पढ़े या ना पढ़े, इतनी बातें तो समझ में आना चाहिए कि साउथ इंडिया दक्षिण में, दक्षिण के पश्चिम साइड में एक राज्य इसको केरल कहते हैं और यही आपका दक्षिण पूर्व साइड में ये तमिलनाडु है। ये दो जगह का जो नृत्य है जिसमें आपका लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों से खूब सवाल बनते हैं। केरल में कम से कम तो दो याद रखेंगे आप। एक आप पढ़ते होंगे मोहिनी अट्टम के बारे में और एक आप पढ़ते हैं कथकली। ये दोनों पूछेगा, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों केरल का हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। वही तमिलनाडु के अगर शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेंगे तो भरतनाट्यम हो जाएगा। याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो भरतनाट्यम हो जाएगा। इसके अलावा अगर लोक नृत्य की बात कर ले तमिलनाडु में तो बहुत सारे यहाँ पे नृत्य है। आप लोग पिछले दिन हम लोग देखे थे कोलाट्टम के बारे में। कोलाट्टम क्या है, तो जैसे डांडिया होता है ठीक उसी तरह से छड़ी लेकर करके और
महिलाएं जो होते हैं वो डांस करते हैं। इसे अंग्रेजी में स्टिक डांस भी कहा जाता है, कोलाट्टम को, ठीक है। और कोलाट्टम बताए थे कि किस तरह का वाद्य यंत्र है, घण है या आपका अवनद है, तो आपको घण वाद्य में टिक करना है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कोलाट्टम नृत्य भी होता है, इसे स्टिक डांस के रूप में कहते हैं। इसके अगर अलावे बात कर लेंगे, तो ध्यान से समझना है आपको कि एक होता है कावड़ी, याद रखेंगे कावड़ी, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं बावड़ी, है ना। राजस्थान के क्षेत्रों में कोई बिगड़ा हुआ लड़का हो या बिगड़ी हुआ लड़की तो बोलता है बावड़ी छोड़ी, समझ बात ना, ये बावड़ा छोड़ा भी कर देंगे, हालांकि इसे नहीं, ज्यादातर बावड़ी छोड़ी जो बोलते हैं। तो बावड़ी और ये आपका हो गया कावड़ी। तो कावड़ी जो नृत्य है, याद रखेंगे कावड़ी नृत्य, ये आपका तमिलनाडु के लोक नृत्य में आते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि वहां एक देवता को ये समर्पित है। प्रश्न आ सकते हैं कि तमिलनाडु के कावड़ी नृत्य किस देवता को समर्पित है, तो ये मुर्गन एक देवता है, उनको समर्पित है। अब मुर्गन का मतलब मुर्गा उर्गा नहीं समझिए कि सर मुर्गा का देवता होता है, नहीं। आप नॉर्थ और साउथ में देवताओं में चेंजिंग है। भक्ति काल पढ़ेंगे, भक्ति काल के बारे में, तो सब चीज आप समझ जाएंगे कि कहां इतिहास में झोल झाल हुआ, किस देवता को किसको किसको थमा दिया गया, कैसे देवताओं में भी चीजें चेंजिंग कर दिया गया। यहां सिंपल बात बताते हैं कि ये मुर्गन जो देवता है, आप लोग शंकर भगवान को जानते होंगे, शंकर भगवान, पार्वती जी, है ना, उनकी पत्नी वाइफ। और जैसे इसमें आप लोग अगर फैमिली मेंबर में देखते हो शिव जी का, तो उनके एक बेटे गणेश, एक बेटे आप कार्तिक के नाम सुनते होंगे। तो जो नॉर्थ इंडिया में जो कार्तिक है, वही साउथ में जो है वो मुर्गन होते हैं, है ना। तो मुर्गन देवता, आप कई फिल्मों में भी मुर्गन देवता के बारे में सुने होंगे, मोर इनका सवारी होता है। तो इसी मुर्गन देवता को लेकर के समर्पित है, इनके प्रसन्नता के रूप में इस तरह का नृत्य किए जाते हैं, जिसे कावड़ी नृत्य कहते हैं। तो कावड़ी लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु में भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथकली, ये कहां हो जाएगा, ये दोनों केरल में हो जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात। बाकी फिलहाल के लिए इस तरह से कलारी मुद्रा की अगर बात कर लेंगे, शरीर को इसी में पहले ढाल करके किया जाता है, तो ये कथकली में होता है, जो खास करके कथकली किस राज्य में है, तो केरल में, ठीक है। चलिए ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, लेकिन जो चीजें समझने योग्य है, ऐसा लग रहा है कि हम देखो, शिक्षक को ये चीज याद ही होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि बच्चा पढ़ क्या रहा है, सवाल आता कैसे है, यहां से सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे, और उस चीज को समझा सिखा देना। जो चीज एक ही बार पढ़ लियो, बार बार हम कहा देंगे कथकली केवल केरल में, मोहिनी अट्टम आपका केरल में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, और बहुत तरह के नृत्य है, लावनी उबनी महाराष्ट्र में, बहुत तरह के, और उसी को रिवीजन कराएंगे। जो केवल पढ़े हुए हैं बार बार आप रटते तो फायदा क्या। तो जब उतना पच गया है, तो क्यों ना उसमें थोड़ा सा नया चीज आपको डाल दे कि उसमें आप इंटरेस्ट भी ले, आराम से पचा दे। तो इस चीज का तो समझ होनी ही चाहिए। चलिए अब सवाल है कि निसार हुसैन, क्योंकि ये जो सेशन है नए बच्चों के लिए नहीं है, जो बच्चे बार बार अपने तैयारी को जो है वो थ्योरी वगैरह पढ़ लिए है, रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए है। और नहीं तो फाइनली मैदान में वो भी एकदम जंग में कूद पड़े हैं कि हमें भी शिक्षक बनना ही है, भले ही यूट्यूब से ही तैयारी हो रहा है जहां तहां से, तो ये उनके लिए है। मतलब जो शुरुआत के जो बच्चे हैं इसमें आते हैं तो बहुत दिक्कत उनको महसूस होगा। चलिए निसार हुसैन, याद रखेंगे ग्वालियर घराने के ये आदमी है। और निसार हुसैन के गुरु का नाम बताइएगा। क्या हस्सू खा है, हद्दू खा है, नथु खा है, रहमत खा है? फटाफट से देखेंगे। तो यहाँ पे आप जब चीजों को पढ़ेंगे तो निसार हुसैन की अगर हम बात करते हैं, तो ये निसार हुसैन कहाँ आ जाएंगे भाई? तो एक बात ध्यान सुनेंगे, नत्थन पीर बख्श। अभी पहले आप लोग देखे कि नत्थन अगर पीर बख्श की बात कर लेंगे, तो नत्थन पीर बख्श जो है वो आपके ग्वालियर घराने के फाउंडर यानी संस्थापक माने जाते हैं। और इन्होंने ही ग्वालियर घराने की नींव रखी। और ये ग्वालियर घराने पहले बताए थे कि दौलत राव सिंधिया के ये दरबार से, हम क्या बताएंगे आप पहले से भी जानते होंगे, शायद बेसिक बात है। इसमें भी आप पढ़ते होंगे कि इनके दो पुत्र हुए, एक का नाम कादर बख्श है ना, एक का नाम कादर बख्श है और दूसरे का नाम जो है वो आपका पीर बख्श है ना। एक कादर बख्श और दूसरे का नाम पीर बख्श। तो ये इनके जो है वो दो बेटे हुए। इसके अलावे में भी आप पढ़े होंगे शायद कि एक जो है आपका हस्सू खा है ना, ये कादर से आप कादर खा का भी नाम आता होगा। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, पहले कादर खा बॉलीवुड में कॉमेडियन हुआ करते थे, है ना। तो कॉमेडियन है भाई, तो हंसेगा तो हाथ में याद रखेंगे कद्दू नाथ देगा। याद रखेंगे हस्सू खा और हद्दू खा, हाथ में हद्दू खा, याद रखेंगे हद्दू खा, हाथ में क्या कर देना है, कद्दू दे देगा, हद्दू कर देना है किसी तरह से, याद रखेंगे। और नाथ देगा तो नथु खा, नाथ देगा नथु खा। तो ये आपके कादर खा के, कादर खा नहीं होगा, कादर बख्श है, लेकिन आप याद कर सकते हैं हंसो, हाथ में कद्दू दे देगा, है ना, कद्दू नाथ देगा, दे देगा कुछ भी, हस्सू खा, सिंपल यही है कि आप रट लीजिए हस्सू खा, हद्दू खा और नथु खा।
अब समझने वाला टर्म कहा है ये समझिए। कहते हैं कि पीर वंश के अपने कोई लड़के नहीं थे तो इन्होंने, अब कई जगह पे लिखा जाता है, बार बार बोलते हैं कि दत्तक पुत्र, मतलब मित्र का भी हो सकता है और भाई का भी हो सकता है, उसे दत्तक पुत्र कहते हैं, गोद लिए हुए पुत्र। तो गोद लिए हुए पुत्र थे, इसका नाम है, जिसका नाम निसार हुसैन खां है। अब ये निसार हुसैन आप पढ़ के जाएंगे तो दोनों पे पकड़ रखना है। निसार हुसैन से आओ सवाल आएंगे, और यही निसार नहीं, एक निसार हुसैन और है, हम समझ रहे बात ना। आप राशिद खां का नाम सुनते होंगे, ऐसे कई नाम बताएंगे कि जिसके गुरु जो हो जाएंगे। याद रखना है, एक और व्यक्ति है जिसका नाम भी निसार हुसैन खां है, लेकिन ये निसार हुसैन खां नहीं है ना, उनके पिता हैदर खां है, जो उनके पिता भी है और गुरु भी है, वहां से भी सवाल आता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस तरह से सवाल आपको देखना है कि ये निसार हुसैन खां, और ये निसार हुसैन खां को ये गोद लिए थे कौन? पीर बख्श, जो नत्थन पीर बख्श के दूसरे जो लड़के हैं, तो इनके बेटे नहीं थे, तो ये निसार हुसैन खां को गोद लिए, दत्तक पुत्र है। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई संगीत में वो आपका नत्थू खां से, तो इसके गुरु कौन हो जाएंगे? नत्थू खां। अब सवाल पढ़ेंगे, बनेगा निसार हुसैन, निसार हुसैन के गुरु का नाम क्या है? हद्दू खां नहीं, हस्सू खां नहीं, हद्दू खां नहीं, और हो जाएंगे सही जवाब नत्थू खां। ठीक है, चलिए आगे अगर बात कर लेंगे तो आगे अगर देखेंगे तो आगे आपको समझना है, फटाफट से आप लोग और सीरीज को लाइक पहले करते चलिएगा। आज के सेशन में हम बहुत ज्यादा लाइक वगैरह कहेंगे नहीं, है ना, क्योंकि बार बार कहते कहते चीजें खराब लगता है। जाति के कितने भेद होते हैं? तो जाति के 2 होते हैं, 3 होते हैं, 10 होते हैं, 5। तो जाति के अगर भेद की बात कर लेंगे तो याद रखेंगे कि जाति के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद। आगे अगर सवाल देखें तो अगला सवाल आपके सामने है, बाबुल मोरा नैहर छूटे जाए, ये क्या है भाई? तो बाबुल मोरा नैहर छूटे जाए एक प्रकार के ठुमरिया है, और ये ठुमरिया बताने हैं आपको कि किनके हैं। तो कह रहा है कि बाबुल मोरा नैहर छूटे जाए किस गायक की प्रसिद्ध बंदी से है? तो ये ठुमरी की बंदी से है, और बताएंगे कि ये जो ठुमरी की बंदी से है भाई, ये ठुमरी की बंदी से जो है वो किन की है? क्या फयाज खां के है, ओमकार नाथ ठाकुर जी का है, बड़े गुलाम अली खां का, किशोरी अमोनकर का, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताने हैं। यहाँ पे आपके सामने 5 ऑप्शन है। हम पहले बता दें कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट का भी कर रहे हैं, तो कुछ प्रश्न आपको 4 ऑप्शन वाले नॉर्मल मिलेंगे ही मिलेंगे, वहां से भी तैयारी आपका हो रहा है। बाकी चीजों के ऊपर में पकड़ बनेगा। बीपीएससी तैयारी है जहां 5 ऑप्शन वाले आते हैं, तो बीच बीच में आपको एक ही सेशन के अंदर में 4 के साथ साथ 5 क्वेश्चन भी मिलेंगे। और मेन ये 4 पे पकड़ बना रहे कि 5 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वो थ्योरी वाली सेक्शन जहां से चीजें आ रहे हैं कि आपको याद है कि नहीं है? नहीं याद है तो उस चीज को देखे, मुख्य रूप से प्रैक्टिस करना है। बाकी जब आप 5 ऑप्शन पे कर दिए तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे 5 ऑप्शन पर प्रैक्टिस करना है। आपको उस चीज का पकड़ रहेगा तो आप अपने आप बना लेंगे कि 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन, रटने के यहाँ सवाल नहीं बनता है। ठीक है, तो बाबुल मोरा नैहर छूटे जाए एक बहुत ही प्रसिद्ध ठुमरिया है। और अगर हम बात कर ले किनकी है तो ये वाजिद अली शाह जी का है। वाजिद अली शाह वही जो आप कहते हो कि ठुमरी के प्रवर्तक माने जाते हैं। दरअसल वाजिद अली शाह और इनके जो पत्नी बेगम है, जिनका नाम बेगम हजरत महल होता है। आप 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति, तो वहां पता चल जाएगा कि वाजिद अली शाह की ही पत्नी जो है वो बेगम हजरत महल है, जो अंग्रेजों से लोहा लेने का काम करते हैं। क्योंकि इनका विदाई कर देता है अंग्रेज जो है वो, यहाँ लखनऊ राजधानी हुआ करती थी, तो यहां से अंग्रेज एक आरोप लगाता है कि ये जो शासक है वो योग्य शासक नहीं है और कुशासन चला रहा है। उसके पीछे का जब 1857 की क्रांति तक अभी हम लोग पहुंचे नहीं है, पहुंचेंगे बैच में। अब पता नहीं आप वीडियो कब देख रहे हैं, हो सकता है कि आप 1 महीना बाद देखेंगे तो हम तो पहुंचे रहेंगे, लेकिन आपको वहां बताएंगे। अभी पहले आपको एक अनुमान बताते हैं ताकि पढ़ने में मजा भी आएगा, हिस्ट्री भी हमसे। ठीक है, तो वहां पे क्या था कि इनको बता दिया जाता है कि ये भाई शासन नहीं चला रहे, कुशासन की इनकी सरकार है। उसके पीछे के अंग्रेज बहुत रीजन देते हैं कि इनके समय काल में जोतदार देखिए कैसे पनप रहा है, नवाब से ज्यादा तो जोतदार की हैसियत है। अब जोतदार कौन होता है तो आपको बताएंगे, जमींदार अलग होता है, जोतदार अलग होता है। अब जोतदारों के हाथ में अपना किला है, अपना कोर्ट कचहरी है, भाई वो नवाब को सुनेगा? तो बहुत सारे ऐसे कारण बता करके अंग्रेज कहते हैं कि वाजिद अली शाह के समय में एकदम शासन व्यवस्था भंग हो गई। लेकिन इनके दरबार से बहुत तरह के संगीतज्ञ जुड़े हुए थे, बहुत तरह के कारीगर जुड़े हुए हैं जो मोची का काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। मतलब उनके दरबार से भरण पोषण चलता था। और ये बेगम हजरत से विवाह कैसे किए थे? इनके पिताजी का जब दरबार चलता था तो वो डांस करने के लिए आते थे और उन्हीं से इनको प्रेम संबंध हो गया और बाद में उनको ये पत्नी बना दी। और इनके पिता के बाद जो गद्दी इनको मिला तो ये नवाब थे और इनके पत्नी भी नृत्यांगना है। ठीक है, नृत्य करती है। अब
ये अंग्रेजों को लग रहा था कि इनको तो विदाई कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट एक एक चीज बनाएंगे कि कैसे इनकी विदाई हो रही थी, तो लोग लखनऊ से कानपुर तक रोते रोते गए थे। इतना विदाई तो कोई अगर बेटी भी विवाह करे अपना तो नहीं जाता है। आप गांव में देखे होंगे कि कोई बेटी विवाह करेगा तो दम लगेगा कि बाप, सब बात याद आता है कि कैसे बेटी के हम पाले थे, कैसे कहा है नहीं है, उसके भाई परिजन सबको, और ऐसा कंडीशन हो जाता है कि जैसे देह से जान जा चुकी है। समझ रहे बात ना, पराने नहीं रहता है भाई, लगता है कि खाली जिंदा शरीर है। और कई लोग को तो देखे होंगे कि विदाई के टाइम पर माँ या बाप के फीट मार देता है, वो जे गिर जाता है। समझ रहे बात ना, तो मतलब जाने नहीं है। उस तरह का जो माहौल बनता है अपने बच्ची को विदाई के दौरान, ठीक उसी तरह का माहौल बन जाता है लखनऊ में जब वाजिद अली शाह का विदाई हो रहा था। समझ रहे बात ना, और लोग बड़ी कोसों दूर जो है उनके विदाई में रोते रोते गए थे। अब समझो कि कोई नवाब से कितना प्रेम करता है, और आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वाकई में कुप्रशासन है, तो भाई ऐसा काहे होगा। तरह तरह की चीजों, इतिहास के ये विषय है, लेकिन आपको बताएंगे कि वही वाजिद अली शाह का ये फेमस ठुमरिया है जिसका नाम है बाबुल मोरा नैहर छूटे जाए। ठीक है, अब इसमें से बड़े गुलाम अली नहीं होगा, तो इसमें से कोई नहीं है, तो सही जो जवाब है वो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब इनमें से कोई नहीं। एक बात और कहना चाहेंगे, थोड़ी सी जो पहले से जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर नए बच्चे हैं या पुराने भी बच्चे हैं, चीजें को ढंग से आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो संगीत हो चाहे हिस्ट्री हो, और शिक्षक भर्ती में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कि जो भी चीजें हम पढ़ाएं और जो भी आप पढ़े तो एक भी नंबर इधर उधर न खसके, मतलब ये अपनी एक कम से कम कोशिश होनी चाहिए। अब खसक जाएगा कि क्या है नियति में क्या लिखा हुआ है वो कोई नहीं जानता है कि आप क्या पढ़ के गए, सवाल क्या है, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, मतलब इतना कर लेना चाहिए कि अगर नियतियों में लिखल है तो अगर जो आपसे नहीं बना है तो किसी और से भी नहीं बने, इतना भर कर लेना है, फिर आप रिजल्ट एकदम आपका पक्का हो जाएगा। तो आप चाहते हो कहीं भी अगर नहीं पढ़े हो या पढ़े हैं तो डेडिकेशन नहीं हो पा रहा है, आप एकदम फिर कंसंट्रेशन से नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में लेट है, तो 499 वाले हमारे यहाँ संगीत के बैच से जुड़ सकते हैं। 199 के साथ आप हमारे यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पे पूरे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को एकदम ढंग से पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि 1885 से लेकर 1947 जो है वो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट खाली करा दिए और वो यहां से आ जाएगा, सवाल यहां से आएगा काफी संख्या में, लेकिन उसमें जो आपका मोटा मोटी लोग करा देगा कि ये घटना ये हुआ, ये घटना ये, कौन किसके बारे में क्या दिया, किसको क्या क्या उपाधि दिए, बीच में गड़ल गड़ल सवाल आएगा। अलग अलग जो सामाजिक सुधार व्यक्ति है, अलग अलग गवर्नर है, उनके सोच पूछ लिए जाएंगे। तो एकदम डीपली और कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको कहानी के सीक्वेंस में हिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं, और मात्र 199 रुपया में ये बैच आपको कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखना है, तो ये और ये दोनों में से कोई बैच की आवश्यकता है, ये दोनों की अगर आपको आवश्यकता है, आप अपनी आवश्यकता को देखेंगे, हम ये नहीं करें कि आपको लेना अनिवार्य है। ठीक है, अगर लग रहा है कि तैयारी पूरा हो गया, सिलेबस पूरा खत्म किए हैं, तो आपका यूट्यूब और प्रैक्टिस सेट लेकर के तैयारी कर सकते हैं, मोर देन इनफ है। ठीक है, अब ये ध्यान समझेंगे, लेकिन अगर इसकी आवश्यकता है तो आप ये मेरा नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8825376551 पे। ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी में अब अगले सवाल को देखते हैं। सवाल ये है आपका गुरु सवाल ओमकार नाथ ठाकुर जी से, और इसको तो आप लोग मार के धुआं ही उड़ा दीजिएगा, है ना। चलिए, तो एकदम इंपॉर्टेंट भी है और हल्का भी है। ओमकार नाथ ठाकुर का संबंध किस घराने से रहा है? दिल्ली से, आगरा से, ग्वालियर से, जयपुर से। तो आप देखते ही मारे होंगे कि ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने के हैं? ग्वालियर घराने के हैं। अगले सवाल अगर देखेंगे तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, विनायक राव पटवर्धन किस घराने से है? आप सब जानते हो कि विनायक राव पटवर्धन पूछे, मेहंदी निसार हुसैन खां पूछे, निसार हुसैन खां पूछे, या फिर बीडी पलुस्कर कहे, बीडी पलुस्कर के गुरु जी का नाम बालकृष्ण बुआ चिलंजीकर, बहुत ऐसे व्यक्ति जो किस घराने से है, तो वो ग्वालियर घराने से है। तो विनायक राव पटवर्धन किस घराने से हो जाएंगे? तो ये ग्वालियर घराने से हो जाएंगे। कई बार इनको शॉर्ट में पूछा जाता है, तो ये BN पटवर्धन दे देगा, तो सावधान रहिएगा, इसी को कह देगा BN पटवर्धन। एक मिनट, विनायक राव, तो विनायक को BN कहते हैं, BN राव पटवर्धन। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट बनाता है, तो आपको घबराना नहीं है, यही आदमी है। ठीक है, चलिए अगली बात की बात कर लेंगे। तो अगला सवाल आपके सामने, नारायण राव व्यास का संबंध किस घराना से है? लो, बढ़िया प्रश्न आ गया आपके सामने। तो नारायण राव व्यास की बात कर लेंगे, सब एक ही साथ आपको पढ़ना है, ताकि बार में तोड़ जोड़ नहीं करना है, और उसी को पढ़ के बढ़िया से एकदम नीट एंड क्लीन और बार बार चाट जाना है। समझ रहे बात ना, मतलब इतना रट जाना है कि एकदम थ्योरी एकदम पूरा खतरनाक कर लेना है, सवाल नहीं छूटेगा गुरु। समझ रहे बात ना। चलिए, तो नारायण राव अगर व्यास की बात कर लेंगे तो ये नारायण राव व्यास ग्वालियर घराने से ही आते हैं।
किनके शिष्य है और ये भी किन्हीं का शिष्य रहे होंगे ना। तो दोनों बातें आपको समझना है। एक तो कि अगर कहेगा कि इनके गुरु का नाम कौन है, तो इनके गुरु का नाम बीडी पलुस्कर है। आप बीडी पलुस्कर स्वरलिपि भी पढ़ते होंगे, है ना, कितना बड़ा योगदान है। तो बीडी पलुस्कर कैसे तो जीवनियां बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लेकिन बीडी पलुस्कर के नाम सुनते होंगे, जैसे भात खंडे वैसे बीडी पलुस्कर, है ना। और बीडी पलुस्कर किनके शिष्य रहे हैं, तो आप जानते होंगे बालकृष्ण बुआई चिलंजीकर के। तो बालकृष्ण बुआई चिलंजीकर के शिष्य बीडी पलुस्कर, और बीडी पलुस्कर के जो शिष्य हैं, इसको ध्यान से समझेंगे, ये बीडी पलुस्कर के शिष्य आपका कौन हो जाएंगे, तो नारायण राव व्यास हो जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एकदम ध्यान रखेंगे कि यही नारायण राव व्यास के ही शिष्य है, मतलब चेलाइन है, गायकी में एकदम महारथी हासिल कर ली। और इनको भारत में गायक होने का सबसे बड़ा जो है वो भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। यही नहीं, जो यूएनओ का महासभा है वहां पर भी एक अपनी कला का प्रदर्शन की, जिसका नाम आप जानते होंगे सुब्बुलक्ष्मी है। क्या है? सुब्बुलक्ष्मी। आप जो पढ़ते होंगे एमएस सुब्बुलक्ष्मी, जिनको गायकी के क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। सवाल आएगा कि कब दिया गया, तो 1998 में। 99 में जानते हो कि रविशंकर को, लता मंगेशकर को 2001 में, आपका शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को तो 2001 में, और बहुत सारे लोग हो जाएंगे, 2009 में भी मिलेगा। आगे तमाम तरह की बातें करेंगे। तो यह समझ में आ गया आपको कि सुब्बुलक्ष्मी के ये खुद गुरु हैं। और इनके गुरु कौन है, तो इनके गुरु कौन है भाई, तो इनके गुरु हो जाएंगे जाकर करके बीडी पलुस्कर। ठीक, अब ये किस घराने से हैं, तो ग्वालियर घराने से। कहा गया? डी ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको ठीक ही लग रही है। तो आपको बस एक ही काम करना है, और वो भी काम आप जानते हैं। अब हम बोलेंगे नहीं, केवल इशारा करेंगे, करें या ना करें वो आपकी इच्छा है ना। चलिए, संगीत मकरंद ग्रंथ में अलंकारों की संख्या कितनी होती है? 19, 20, 21, 23। तो संगीत मकरंद में अलंकारों की अगर हम संख्या की बात कर लेंगे तो अलंकारों की संख्या कितने होते हैं, तो 19 होते हैं। अगर पर्दे की बात कर लेंगे तो देखिए, यही में एगो बीना मिलता है। इस बीना का उल्लेख ध्यान सुनेंगे, रुद्र बीना। रुद्र बीना का उल्लेख कहां मिलता है भाई, तो यही संगीत मकरंद में मिलता है। और इसमें पर्दों की संख्या पूछे रुद्र बीना में, तो 19 से 23 पर्दे होते हैं। और स्वरों की बात कर ले, तार की बात कर ले, तो 7 तार होता है। सारा कुछ बैच में आपको पढ़ाए हैं। 7 तार में से 4 जो तार है ये मुख्य तार है, और 3 जो तार है ये आपका आधार स्वर है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको बताए हैं। यही नहीं, ये भी बताए होंगे कि रुद्र बीना में 2 गो तुम्बा होता है। याद रखेंगे, एक तुम्बा तो आप जानते ही होंगे कि एक तुम्बा ऐसे आपका गोल लौकी कहो या कद्दू कहे, लेकिन गोल जरूर होगा। ठीक है, ये जो भी कह लीजिए, ये सीताफल कह लीजिए, कोहड़ा कह लीजिए, या काशी फल कह लीजिए, एक ही है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको लकड़ी के प्लेट से ढका जाता है तबली, और इस तरह से यहाँ पे गुलू होता है, और ये गुलू कनेक्ट होता है एक पतली खोखली लकड़ी से। यहां पर भी तुम्बा होता है। याद रखेंगे, यहां पर भी क्या होगा, तुम्बा। ये गूंज प्रदान करता है, रीवाइब्रेशन के लिए जो है वो गूंज यहां भी होता है। अक्सर सितार में ऐसा नहीं देखे होंगे, लेकिन रुद्र बीना में होता है। तो रुद्र बीना में 2 तुम्बा होता है, 7 तार होते हैं। 7 में से 4 मुख्य है, और 3 जो है वो आपका आधार है। ये सारी बातें हम आपको बताए हैं। और इस रुद्र बीना का उल्लेख कहां मिलता है, तो संगीत मकरंद में। और इसके लेखक कौन है, तो लेखक नारद हैं। और नारद के और कई कृतियां हैं, जैसे पंच संहिता की बात कर लेंगे, राग निरूपण की बात कर लेंगे, नारदीय शिक्षा की बात कर लेंगे, नारदीय संहिता की बात कर लेंगे। इन सब के लेखक नारद है। याद रखेंगे, कौन है, नारद है। इन सब के लेखक कौन हो जाएंगे, नारद हो जाएंगे। और बहुत तरह की बातें संगीत मकरंद से आपको बताए हैं कि ये आपका 8वीं 9वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है। और बहुत तरह की चीजें अब याद करेंगे तो चीजें हो सकता है। अब हमें तो उतनी ज्यादा जो है प्रैक्टिस की जरूरत है नहीं कि हम करते रहें, लेकिन आपको एग्जाम देना है, तो जो भी चीजें एक साथ पढ़ा दिए उसको आपको याद भी करना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखेंगे कि संगीत मकरंद में अलंकारों की संख्या कितने हैं, तो अलंकारों की संख्या 19 हो जाएगा। बेसिक सवाल है, कोई भारी नहीं है। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं गुरु, तो अगला सवाल ये रहा जनाब मोहतरम। सवाल है कि ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध गायक शक्कर खां मक्खन खां निम्न संगीतज्ञों में से किसके भतीजे थे? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत एकदम अच्छा इंपॉर्टेंट वाला सवाल है। तो रसूल का नाम आप लोग जानते होंगे, गुलाम रसूल जो है इन्हीं के भतीजे हैं, जिसका नाम, ये सब ग्वालियर घराने के हैं। इसका नाम जो है वो गायक शक्कर खां मक्खर खां है। ठीक है, मक्खन खां, मक्खर कह रहा है, मक्खन खां शक्कर खां, है ना। शक्कर नाम भी कितना बढ़िया है, मक्खन में शक्कर लगा के लपेट देना है ना जी। चलिए, एकदम बढ़िया। आगे सवाल है कि 18 जातियों में कितने साड़ब ताने हैं?
18 जातियों में साड़प ताने बताने हैं। बार अगर साड़प तान की अगर बात कर लेंगे, बाकी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ऐसा लगता है कि ये जो बुक से जो यहाँ से क्वेश्चन हम उठाए हैं, ये वहां से क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि यहाँ जो जातियां हैं वो षडज और मध्यम ग्राम में बटी हुई है। अगर यही चीज मध्यम ग्राम में केवल पूछता तो मध्यम ग्राम में 14 और षडज ग्राम में अगर पूछेगा तो सॉरी अगर ये कहता साड़प ताने हैं तो साड़प ताने की बात कर लेंगे तो मध्यम ग्राम में इसकी संख्या 21 और इसकी संख्या आपका जो है वो 28, ऐसे कुल ताने अलग हो जाएंगे। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, है ना। और बाकी जो चीजें हैं जैसे एक 21 हो जाएगा और एक आपका ये 21 और ये आपका 28, तो 21 28 का मतलब क्या बन रहा है, तो ये 21 जो है वो आपका मध्यम ग्राम के षडज ताने हैं और ये आपका षडज ग्राम के साड़प ताने, दोनों साड़प ताने हैं, लेकिन एक मध्यम ग्राम के और एक आपका किस ग्राम के हो जाएगा, तो षडज ग्राम के। अगर कहता कि कुल, समझ रहे बात ना, तो कुल तो ये दोनों ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ तो किसी तरह से सवाल जो है आपको इस तरह का दिखने के लिए मिला नहीं है। और तान भी फरियादी है, साड़प औरब भी नहीं है। अगर औरब रहता तो 14 हो सकता था, औरब होता तो 14 हो सकता था मध्यम ग्राम की ताने, समझ रहे बात ना। तो ये सारी कुछ जो है वो चीजें पढ़ाई जा रही है, तो एक बार हमारे हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत है। बाकी अगर किसी को इस पे कॉन्सेप्ट के साथ आता होगा तो जरूर आप बताएंगे ताकि अन्य विद्यार्थी भी सीखे, है ना। चलिए, और साथ साथ आपके साथ हमें भी जानकारी हो जाए तो ध्यान सुनेंगे। हर्षु हद्दू खा का संबंध किस घराने से है? अब ऐसे ही टिक करा देंगे कुछ ये भी, तो फिर उसका अलग ही बात बनता है, ठीक है। हर्षु खा हद्दू खा, ये तो आप जान रहे हैं कि हस्सू खा, हद्दू खा, नत्थु खा सब नत्थन पीर बख्श के क्या है, तो पुत्र है ना। तो ये सब ग्वालियर घराने से आ जाएंगे। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया जी। सवाल है कि कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं? कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं? तो नृत्य के अंग जो होते हैं वो 6 होते हैं। कथक नृत्य, कथक उत्तर प्रदेश का प्रचलित लोक नृत्य है, समझ रहे बात ना। लोक नृत्य का है, शास्त्रीय ही आप कह लीजिए। अब ये ध्यान सुनेंगे, उत्तर प्रदेश का है, कहाँ का है, उत्तर प्रदेश के सवाल भी आएगा। इसमें 6 अंग होते हैं, प्रत्यंग भी 6 होते हैं और उपांग होते हैं। उपांग मतलब जो छोटे छोटे जो शरीर के पार्ट पुर्जा का इस्तेमाल होता है, जैसे आंखें हैं, भौवें हैं, है ना। इसके अलावा आपका होठ है। तो शरीर में क्या, नृत्य में क्या होता है, अंग का प्रदर्शन हम लोग करते हैं, है ना। अंग का, फिर नाटक, ये सब आता है। तो आप लोग नृत्य पढ़ते होंगे, नित्य पढ़ते होंगे और नाट्य पढ़ते होंगे, 3 गो। लेकिन कथक नृत्य के अगर अंग पूछेगा तो अंगों की संख्या 6 आती है, अंग की संख्या 6। और अगर प्रत्यंग भी रहेगा तो प्रत्यंगों की संख्या 6 हो जाएगा, ठीक है। और छोटे छोटे जो शरीर के पार्ट पुर्जा इस्तेमाल होते हैं उसे उपांग कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ना तो 2 होगा, ना तो 3, ना तो 4 होगा। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है, तो ई ऑप्शन जो है वो एकदम आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला सवाल होगा, तो अगर किसी तरह के आपको इसमें टिप्पा टिप्पणी करना होगा तो आप जरूर कमेंट में करेंगे। आपकी सोच जानेंगे कि आप किस हिसाब से क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जहां तक हमें थोड़ी बहुत नृत्य की जानकारी है तो ये उस हिसाब से हम आपको बताएं। मतंग को किस वीणा का महान कलाकार कहा जाता है? तो मतंग को जानते होंगे आप कि ये चित्रा वीणा वादक थे, इसे चात्रिक भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तो चित्रा वीणा बजाने के कारण इन्हें चात्रिक कहते हैं। हालांकि मतंग ने किन्नरी वीणा का आविष्कार भी किए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि किन्नरी वीणा के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? तो मतंग मुनि हो जाएंगे, जिसमें 14 से 18 सारिकाएं यानी पर्दे होते हैं, ठीक है। चलिए बात याद रखेंगे। तो मतंग को किस वीणा का महान कलाकार कहा जाता है? तो चित्रा वीणा का महान कलाकार कहा जाता है। तो ये रहा आपका 30 क्वेश्चन। देखते हैं एक आध गो और क्वेश्चन होगा। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया, और भी सवाल है, जितने सवाल आ जाए सब करा देंगे आज। बताएंगे वह रचना जिसमें गीत के बोल तथा नृत्य के बोल दोनों का समावेश हो वह क्या कहलाता है? फटाफट से बताएंगे कि क्या कहलाएगा। तो वो तोड़ा कहलाता है, संगीत तोड़ा कहलाता है, गत कहलाता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वह रचना जिसमें गीत के बोल तथा नृत्य के दोनों अगर समावेश हो तो इसे संगीत तोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संगीत तोड़ा कहते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे। और देखते हैं और सवाल क्या है भाई। अब सवाल कुछ नहीं है, तो अब जो है वो आपको लास्ट में आपका अपना स्कोर बताना है कि टोटल 15-16 क्वेश्चन हम लोग देखे, इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए और कितने गलत हुआ, ठीक है। बाकी बैच से जुड़ना है तो नंबर आपको दिया गया है। एक बात और कहेंगे कि प्रैक्टिस सेट होली से पहले तक मिलेगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा। तो जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है 2200 क्वेश्चन का पीडीएफ के रूप में एक बार आपके व्हाट्सएप पे अब दे दिया जाएगा और आराम से उसको प्रिंट करा करके और आराम से उसको टिक लगाते रहेंगे। आंसर का पीडीएफ अलग और क्वेश्चन का पीडीएफ अलग, ठीक है। अब बहुत बढ़िया बेहतरीन आपका 2000 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जा रहा है
और मात्र उसका फी जो है वो 299 रुपया रहेगा, ठीक है। और वही 50 रुपए के आसपास में आपको उसको निकलवाने का कॉस्ट पड़ेगा। दोनों पट्टी निकलवाइएगा, एक पेज में दोनों तरफ अच्छे खासे प्रश्न जो है वो आपका 25-30 से कम तो ज्यादा ही आएगा, कम आएगा नहीं, ठीक है। तो आप अपना स्कोर बताएंगे। अगर जिन्हीं को बैच की आवश्यकता है तो आप बैच ले ले, इस बैच के बाद से आपको कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं होगा। चाहे आप EMRS की तैयारी करेंगे, चाहे स्टेट नहीं क्वालिफाई होंगे, लटक गए होंगे तो फिर स्टेट, या जिनका इधर डिग्री कंप्लीट हुआ होगा एकदम लगल है सीधा से एक ही बार में बेड़ा पार हो जाएगा स्टेट। और जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो और वरदान साबित होगा कि तमाम जगह से पढ़ने के बाद यहाँ कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, और प्लस में नई चीजें और नई ऊर्जा के साथ नई शिक्षक से जब चीजें को पढ़ेंगे तो आपकी चीजें कंसंट्रेशन एकदम बढ़ जाएगा, और जितने पढ़े हैं वो तो रिवीजन होगा ही साथ साथ, और सामान्य तमाम बच्चे जो आगे की ओर जा रहे हैं तो उनके साथ में आप भी आ जाएं। बाकी हम लोग बैच के संबंधित फोन करेंगे तो वहां कोई डिस्कस हम आपसे ज्यादा नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बातें बहुत होने के कारण समय बर्बाद हो रहा है और एप्लीकेशन में क्लास थोड़ा सा धीमे गति से हो जाता है। और ये चुपचाप आप अपने खुद से डिसाइड कर लिए आपको करना क्या है, लेना है तो हमें फोन करेंगे, और फोन करेंगे तो डायरेक्ट पेमेंट भेज करके और स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है इसी नंबर के, ठीक है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन के लिए आप लेंगे प्रैक्टिस सेट, लिख के भेजेंगे सर हमें BPSC का प्रैक्टिस सेट चाहिए, स्टेट का प्रैक्टिस सेट चाहिए, आपके व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे, आप प्रिंट करा लीजिए, बस 5 मिनट के अंदर ये काम हो जाएगा, ठीक है। केवल हमसे पहले बात होना चाहिए व्हाट्सएप से, ये कॉल से, उसके बाद ही पेमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बातें होगी, बैच की भी बात होगी, तो पेमेंट लेकर के आपको एप्लीकेशन का लिंक व्हाट्सएप पे ही दे देंगे और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बता देंगे कैसे कैसे आपको रजिस्टर करना है, डाउनलोड कर करके क्या लॉगिन कैसे होइएगा, और वहां कोर्स आपको कहां दिखेगा, प्रैक्टिस कहां मिलेगा, नोट्स कहां मिलेगा, वो सारा कुछ, ठीक है। तो चलिए, बाकी अगर क्लास में कहीं त्रुटियां रह गई होगी, बोलने के लिए कुछ भुला गया होगा कुछ फ्लो में, है ना, तो उसके लिए माफी चाहेंगे, खेद है। आप जरूर अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देंगे, स्कोर भी बताएंगे कि 15-16 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, सीरीज कैसा लग रहा है, जरूर कुछ ना कुछ आप लिखते रहें, ताकि चीजें हमारे हर क्लास से, क्योंकि लाइव नहीं आते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम ये हो जाता है फलाना जुड़ा है, ये जुड़ा है, गुआ मुआले ले रहते हैं, अभी फलाना जी जुड़ गए, चिल्ला जी जुड़ गए, ये आप ही का टाइम है। बहुत लोगों का समय बहुत कीमती होता है, ये 20-30 मिनट का वीडियो देखने के लिए भी बहुत समय का वो अरेंजमेंट करते हैं कि ये ना करे वो ना करे, तो बैठते हैं, है ना। पढ़ने के लिए बैठना, आप इसको कम नहीं समझिए, शिक्षा, ये पढ़ाई जो है ना वो बहुत साधना की चीज होता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा हो गया क्लास में। अब हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास के अंदर में, और चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखिए। ये म्यूजिक वाले जितने बच्चे हैं न के बराबर चैनल सब्सक्राइब किए, तो उनसे एक आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो 10 दिन वीडियो नहीं डालेंगे, 11वां दिन डालेंगे तो फिर नहीं जाएगा। अभी लगातार डाल पा रहे हैं तो आपके फोन पे लगातार आ जा रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद नहीं आएगा, इसलिए आप चुपचाप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर क्लास को कोशिश करिए कि लाइक कर दीजिए, है ना। ये आपकी सादगी बताती है, आप किसी को अपने दिल में किसी के लिए इज्जत रखते हैं, ये बयां करता है। बाकी आपका किस तरह का आप माहौल बनाइएगा, कैसा सामान पाइएगा, आपकी चीजें है। बाकी हम आपसे अगले क्लास के अंदर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका